हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट के एजुकेशन और पेपर 1 के हायर एजुकेशन की यूनिट हमारी चल रही है, जिसमें हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जितने भी शिक्षा नीतियां आई हैं उनके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि वो सारे ही नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल गए हैं। अगर फिर भी किसी को भी ऐसा लग रहा है कि उसे इंग्लिश में चाहिए तो मुझे शेयर कर देना, तो मैं आपको इंग्लिश में भी शेयर कर दूंगी वो सारे नोट्स, ठीक है। कल तक हमने 86 की नीतियां तक पढ़ लिया था, और उसके बाद में अब सिर्फ 2 चीजें बचती हैं जो हमें समझना है नेशनल पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो उनको हम समझ लेते हैं। रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 है ना। अभी 1992 में जो हमारी पॉलिसी आई है उसको हमें समझना है कब आई है, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि आपको मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था 86 की जो नीति आई वो 68 में जो नेशनल पॉलिसी थी उसी को ही पूरी तरह से एज इट इज ले लिया था। उसके साथ साथ में कुछ और चीजें थी जिसको लागू किया गया, जैसे नवोदय विद्यालय, ब्लैक बोर्ड मिशन, ब्लैक बोर्ड था, है ना, और सर्व शिक्षा अभियान था। ये सारी चीजें हमने उसमें इंक्लूड करते हुए देखा गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि 86 के लगभग 3 साल के बाद ये हुआ कि एक समिति का गठन किया गया, जिसके जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर राममूर्ति थे, ठीक है। और राममूर्ति जो थे, और उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे राममूर्ति समिति कहा जाता है। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। राममूर्ति समिति का गठन किया गया। वो किस लिए किया गया कि जो 86 की हमारी 1986 की जो नीति थी ना, उसकी समीक्षा की जा सके कि इसमें कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, क्या गलत है, किसे चेंज करने की आवश्यकता है, क्या इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है या ऐसी बात है जिसको यथार्थ में लागू नहीं किया जा सकता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी समीक्षा की जाती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 26/12/1990 में एक समिति का गठन हुआ जिसका शीर्षक था एक प्रबुद्ध, है ना, ये है शीर्षक, एक प्रबुद्ध तथा मानवतापूर्ण समाज की ओर। एक प्रबुद्ध तथा मानवतापूर्ण समाज की ओर, ये शीर्षक था राममूर्ति समिति के गठन का। उसके बाद उन्होंने कुछ बातें कही, और इसके बाद मैंने राममूर्ति ने 6 उप समितियों का भी गठन किया जिनका कार्य शिक्षा नीति से संबंधित था, संशोधन था, जो राममूर्ति समिति द्वारा बताए गए थे, ठीक है। अब राममूर्ति जी ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार करी वो उन्होंने 26/12/1990 में अपनी रिपोर्ट को समझाया, बताया, और उसके अनुसार क्या बताया कि चेंजेस क्या होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे उद्देश्य हैं उसमें क्या उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहले समानता का उद्देश्य होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी जाति, प्रजाति, लिंग भेद के लोग हैं। तो ऐसा हो कि सभी को एक समान रूप से देखा जाए, एक समान अवसर की प्रदानता हो, इसलिए समानता पर बहुत अधिक जोर दिया गया। इसके बाद में शिक्षा ऐसी की हो जो कि जीविकोपार्जन, मतलब आपको रोजगार दे सके। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो भी आप इस तरीके की शिक्षा लें जिससे आपको आगे जाकर उसको रोजगार के रूप में आप आवश्यक रूप से परिणित कर पाए, है ना। वैज्ञानिक सोच पर उन्होंने फोकस किया कि सोच ऐसी हो जो वैज्ञानिक हो, जिसकी वजह से आप उसमें आगे बढ़ पाए। इसके अलावा विषय में देखा जाए, पाठ्यचर्या में देखा जाए तो गणित और विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया। त्रिभाषा सूत्र के लिए कहा कि 10 वर्ष तक ये कंपल्सरी रूप से लागू कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने टारगेट किया कि 35,000 नए स्कूल खोले जाएंगे। राममूर्ति समिति की बात हो रही है। 35,000 नए स्कूल खोले जाएंगे, 45 लाख अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, 11 लाख कक्षाएं का निर्माण किया जाएगा, और यूजीसी जो संस्था है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका पुनर्गठन किया जाएगा। ये कुछ इनकी
क्या थी, अपेक्षाएं थी, या फिर ये उन्होंने अपने उद्देश्य या एम्स बनाए थे। ठीक है, तो ये थी राममूर्ति समिति। इसके बाद में जनार्दन रेड्डी समिति और आई, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। राममूर्ति समिति जो बनी थी उसकी समीक्षा करने के लिए या उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीजें हैं उसके बारे में बात करने के लिए या उसके उद्देश्यों की एक समालोचनात्मक व्याख्या करने के लिए एक और समिति का गठन हुआ, जो कि जनार्दन रेड्डी समिति कहलाती है। इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा, जनार्दन रेड्डी समिति। ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1992 में, फिर जाके शिक्षा नीति का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो राममूर्ति समिति के बाद आई जनार्दन रेड्डी समिति, और ये इसका उद्देश्य ही था राममूर्ति समिति की जो बातें हैं, जो उन्होंने कहा है, जो उद्देश्य लेकर काम किया उसकी समीक्षा करना। इसमें उन्होंने 23 टास्क फोर्स का गठन किया है। 23 टास्क फोर्स, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टास्क फोर्स हैं जिसका गठन किया गया है। तो प्रारंभिक शिक्षा में सिफारिशें, पूर्व बाल्यकाल शिक्षा में सिफारिशें, मतलब ये सिफारिश दे रहे थे। कहने का मतलब ये है कि राममूर्ति समिति की जो सिफारिशें थी उसके बाद उसकी समीक्षा करते हुए इन्होंने भी अपनी सिफारिशें दी। किसने? जनार्दन रेड्डी ने। इन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा को बहुत ज्यादा फोर्सफुली ध्यान देना चाहिए। पूर्व बाल्यकाल में शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए उसके बारे पर ध्यान देना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में सिफारिशें बताई, उच्च शिक्षा में सिफारिशें बताई। अनुसंधान व विकास इम्पोर्टेंट है और उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बात कही। इसके अलावा नारी सम्मान के लिए शिक्षा में सिफारिशें, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा में सिफारिशें, पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा में प्रबंध, शिक्षा में शिक्षा मतलब कि ट्रेंड टीचर्स की बात कही थी इन्होंने कि अगर आप कहीं पे भी टीचर अपॉइंट कर रहे हो तो वो ट्रेन होना चाहिए। भाषाओं के विकास की बात कही, सांस्कृतिक विकास की बात कही, विकलांगों की शिक्षा की बात कही, प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की बात कही, व्यावसायिक शिक्षा की बात करी, नवोदय विद्यालयों को और अच्छा बनाया जाना चाहिए, उनको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, मुक्त विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाना चाहिए, उसकी बात भी कही। शारीरिक शिक्षा पर फोर्सफुली ध्यान देना चाहिए। शैक्षिक तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा में तकनीकी और शैक्षिक तकनीकी प्रबंध शिक्षा पर भी सिफारिशें इन्होंने दी, मतलब मैनेजमेंट एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन कैसा होना चाहिए। डिग्रियों की नौकरियों से पृथकता पर सिफारिश दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं पे भी लागू हो पाया है, क्योंकि हमारे यहाँ का एजुकेशन आज भी डिग्री ओरिएंटेड है। कौन कहता है जो डिग्री ओरिएंटेड नहीं है? सभी जानते हैं कि भारत में ज्यादातर बच्चे शिक्षा इसी वजह से लेते हैं कि उन्हें डिग्री प्राप्त हो जाए, है ना। और उसके बाद फिर जितने भी हमें जॉब मिलते हैं उसके लिए तो हमें अलग से टेस्ट देने पड़ते हैं। अगर इतना ही अच्छा एजुकेशन है तो अलग से टेस्ट देने की जरूरत क्या है? क्यों देते हैं अलग से टेस्ट? जब आप पढ़े हो, आपके पास में डिग्री है, इसका मतलब है कि आप वो सारी चीजें जानते हो जो सिलेबस में थी। लेकिन हमारी शिक्षा जो है वो डिग्री ओरिएंटेड है। डिग्री अगर मिल गई है इसका मतलब ये नहीं कि आप वो सबके मास्टर हो गए। मास्टर ऑफ साइंस की बात कहते हैं तो क्या जो भी बच्चा मास्टर करके आता है साइंस सब्जेक्ट में, तो क्या वो साइंस के हर एक विषय जो भी उसने जिस विषय में मास्टर किया है वो सभी जानता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में जो शिक्षा है वो डिग्री ओरिएंटेड आज भी है, लेकिन हर समिति में ये सिफारिश जरूर रखी गई है कि शिक्षा जो हो वो कैसी होनी चाहिए, नॉलेज ओरिएंटेड होनी चाहिए, ना कि डिग्री ओरिएंटेड। लेकिन ये बातें सिर्फ पेपर पे अच्छी लगती हैं, यथार्थ में नहीं होती है। भारत इसके बाद में इसका प्रभाव क्या रहा वो भी देख लेते हैं। भारत सरकार ने सन 1986 में संघर्षपूर्ण व रचनात्मक भूमिकाओं की लिए शिक्षा को एक सशक्त माध्यम मानते हुए शिक्षा नीति निर्धारित की। इसके श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त नहीं हो सके, अतः 92 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। इस कार्य योजना 92 के शीर्षक प्रकाशित किया गया। वर्तमान में भारतवर्ष में यही नीति लागू है।
ठीक है। लेकिन अब चूंकि हम 2023 में बात कर रहे हैं उनकी, तो अब चूंकि 2020 की शिक्षा नीति आ चुकी है, तो हमारा जो स्कूल एजुकेशन है उसको अब नई शिक्षा नीति जो है 2020 की, उस पर आधारित कर दिया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। आप जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। उस वीडियो का यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, लिंक भी दे रही हूँ, तो यहाँ पर आप उससे जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, तो वो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। इस सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। कल का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। टाइमिंग क्या होगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर भी और ग्रुप में भी। अगर ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ हो जाइए। ग्रुप का नंबर आपके पास में है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 8109394696। अगर अभी तक आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मैं शेयर कर देती हूँ, तो जो वो जाकर आपको डायरेक्टली पहुँच जाती है। टेलीग्राम चैनल में अगर जुड़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो भी आप मुझे इस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं डायरेक्टली लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल का। और कल चूंकि सैटरडे है, हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, तो कल चूंकि सैटरडे है तो कल भी मैं क्लास लूंगी। और कल हम बात करेंगे, ये हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस देखेंगे हम, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनसे हायर एजुकेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको निकालूं और वो आपके साथ में शेयर करूं। तो कल का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली शाम को ही क्लास लूंगी, 5 से 6 के बीच में, तो आप सभी उसमें जरूर जुड़िएगा और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इस क्लास को ये फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। करेक्शन विंडो ओपन है, अगर अभी तक आपको कुछ करेक्शन करना रिक्वायर्ड है तो आप करेक्शन कर सकते हैं UGC नेट की फॉर्म का। ठीक है। तो इस क्लास को ये फिनिश करती हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।